Hello dear learners, I am Swati going to cover IGNOU BEGC 101 Indian Classical Literature course in this video. I will also provide you notes in PDF format if you need. The notes will cover detailed explanation of all blocks and its unit as well with important PYQ question and answer. So if you need notes then you can comment me, and if you want to study another course as well, so you can also comment down. I will respond to you and I will make videos on that too. Okay, so in this video we are going to cover only block 1. Okay, firstly we will discuss all the blocks and its labels, then we will cover only block 1 in this video, and rest of the blocks will cover in other videos as well. So let's start. Block 1 is कालिदास अभिजन शकुंतला. ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ोगे इंडियन एस्थेटिक एंड इंट्रोडक्शन के बारे में एंड अबाउट कालिदास एज वेल, हिज मेजर वर्क्स एंड हिज राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्टाइल. थर्ड आप पढ़ोगे अभिजन शकुंतला जो प्ले है, संस्कृत प्ले, इसका टेक्सचुअल एनालिसिस भी हम करेंगे. देन करेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी जो हैं हम इस चैप्टर के करने वाले हैं. ओके, इसी चैप्टर के अंदर. एंड ब्लॉक 2 है व्यास महाभारत के बारे में. इसके अंदर हम पढ़ेंगे महाभारत, एक ओवरव्यू सबसे पहले हम लेंगे उसका. देन डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, द सीक्वल टू द डाइसिंग, द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा फ्रॉम उद्योग पर्व. ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली ये 4 यूनिट्स देखेंगे. तो बेसिकली इसमें क्या है ना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4, सभी ब्लॉक्स में 4 यूनिट्स ही हैं. ओके, ब्लॉक 3 में आप देखेंगे सुद्राका का मृच्छकटिका के बारे में. ठीक है, सुद्राका और उसका जो प्ले है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे. देन इसका प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालाइज जो है हम करेंगे. देन इसमें हम थीमेटिक कंसर्न जानेंगे, इसका कैरेक्टराइजेशन जानेंगे. सिमिलरली इन ब्लॉक 4 चिलपतिकरम, इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं सेम. संगम लिटरेचर के बारे में हम जानेंगे कि संगम लिटरेचर क्या होती है, क्योंकि चिलपतिकरम जो है ना आपके एक संगम लिटरेचर ही है. तो इसको समझने से पहले हमें संगम लिटरेचर होती क्या है वो समझना पड़ेगा. चिलपतिकरम टेक्सचुअल एनालाइज करेंगे. डिवाइन, ह्यूमन एंड इमॉर्टलाइज करेक्टर्स के बारे में देखेंगे. अक्कम एंड पोरम, पोइट्री कैसी होती है, चिलपतिकरम के द्वारा हम ये भी समझ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अब ब्लॉक 1 कालिदास अभिजन शकुंतला. इसका अभी हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन एस्थेटिक एंड इंट्रोडक्शन के बारे में. फर्स्टली हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इंडियन एस्थेटिक होता क्या है. सो आपका जो इंडियन एस्थेटिक है ना वो डील करता है थ्योरी ऑफ ब्यूटी, आर्ट, इमोशन एंड आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस. तो इंडियन एस्थेटिक जो है वो बताता है थ्योरीज़ के बारे में. ठीक है, कि ब्यूटी, आर्ट, इमोशन और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस किस तरीके से डील करती है हमारी इंडियन एस्थेटिक के अंदर, और साथ साथ ये एक्सप्लेन करता है हाउ लिटरेचर एंड ड्रामा क्रिएट अ स्पेशल इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन दी ऑडियंस. ठीक है, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी हम वॉच कर रहे हैं, सो किस तरीके से जो है ना इमोशनल एक्सपीरियंस हम एज अ वॉचर फील करते हैं, एज अ व्यूअर फील करते हैं. तो हमें जो इंडियन एस्थेटिक है ना यही एक्सप्लेन करता है कि लिटरेचर और ड्रामा किस तरीके से हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस को ना क्रिएट करता है. इसका मेन एम होता है हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट देना नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एनरिचमेंट करना भी होता है, मतलब स्पिरिचुअल एंड इमोशनल क्लेंजिंग करना. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट रस थ्योरी. रस थ्योरी क्या होती है? रस थ्योरी का जो हमारा रस थ्योरी है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन एस्थेटिक के अंदर, जिसको भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था. रस मीन्स होता है इमोशनल फ्लेवर और एस्थेटिक एक्सपीरियंस फेल्ट बाय द ऑडियंस.
सो रस जो है आपका इमोशनल फ्लेवर है, ठीक है, या एस्थेटिक एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस फील करती है किसी भी लिटरेचर एंड ड्रामा को स्टडी करते वक्त, ठीक है। तो आपके मोस्टली 9 रस होते हैं जिनको हम नवरस कहते हैं। नवरस श्रृंगार, लव, रौद्र एंगर, विभासा डिस्गस्ट, हास्य ह्यूमर, वीर हीरोइज्म, अद्भुत वंडर, करुणा, सौरो, भयानक, फियर, शांत, पीस। ये जो लास्ट वाला है ना आपका शांत, ये लेटर ऑन जो है आपका ऐड हुआ था, उससे पहले भरत मुनि ने ओनली आपके 8 रस जो है हमें दिए थे। लेटर ऑन ये शांत वाला जो रस है वो भी ऐड हो गया था, तो इन्हीं को मिलाकर हमारी नवरस बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र एंड संस्कृत ड्रामा क्या कहता है। सो नाट्य शास्त्र ना उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन ड्रामेटिक थ्योरी। नाट्य शास्त्र जो है हम एक तरह से हमारा इंडियन ड्रामेटिक थ्योरी का फाउंडेशन क्रिएट करता है और कंसीडर किया जाता है। ड्रामा को हम क्या कहते हैं, फिफ्थ वेदा मानते हैं। ड्रामा को फिफ्थ वेदा क्यों मानते हैं? वेदा का काम क्या होता है? हमें नॉलेज देना, ठीक है, आर्ट से बताना कि आर्ट्स कैसी होती हैं, आर्ट्स फॉर्म कैसी होती है, मॉरलिटी सिखाना, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करना। सो ड्रामा भी क्या करता है, हमारा फिफ्थ वेदा है और एक तरह से हमें नॉलेज, आर्ट एंड मॉरलिटी के बारे में बताता है। जो संस्कृत ड्रामा जो होता है ना मोस्टली आपके फोकस करते हैं हारमोनी के ऊपर, ठीक है, मॉरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर। सो बेसिकली संस्कृत ड्रामा जो है हमें हारमोनी, मॉरल वैल्यू एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसी पे फोकस करते हैं। ड्रामा को हम फिफ्थ वेदा बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, आर्ट एंड मॉरलिटी, ओके। और नाट्य शास्त्र क्या है आपका फाउंडेशन माना जाता है हमारे इंडियन ड्रामेटिक थ्योरी का। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं जो संस्कृत ड्रामा होते हैं उससे क्या क्या फीचर्स होते हैं। हम किस ड्रामा को ऐसे बोल सकते हैं कि वो संस्कृत ड्रामा है। सो बेसिकली फर्स्ट फीचर ये होता है कि उसके अंदर ना प्रोज एंड पोइट्री का मिक्सचर होता है। यू कैन सी बोथ टेक्सचुअल फॉर्म, ठीक है, एंड टेक्सचुअल फॉर्म मीन्स थ्योरीज, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। नॉर्मल राइटिंग वे जो होता है वो देख सकते हैं, पोइट्री भी आप देख सकते हैं। सो प्रोज एंड पोइट्री आपको मिलेगी उसके अंदर। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ होता है। जनरली जो है ना ट्रेजिक एंडिंग्स अवॉइड की जाती हैं अपने संस्कृत ड्रामा के अंदर। एंड इसी में आप फिर देखेंगे नेचर एंड ह्यूमन लाइफ आर क्लोजली कनेक्टेड। जो नेचर है और ह्यूमन लाइफ जो है वो किस तरीके से क्लोजली कनेक्टेड होती है हमारे संस्कृत ड्रामा के अंदर, ये बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम में आपका मोस्ट फोकस पॉइंट रहता है रस थ्योरी के ऊपर, ठीक है, कि आपको रस थ्योरी क्या होती है पता होनी चाहिए, नवरस पता होने चाहिए जो हमारे इंडियन एस्थेटिक्स से हमने ये कवर किया है, ठीक है। फीचर्स ऑफ संस्कृत ड्रामा आपको पता होने चाहिए और इन्हीं फीचर्स को आप क्या करेंगे, इलेबोरेट करके लिख देंगे, ठीक है। इनको इलेबोरेट करते हुए लिखते वक्त आप जो है अभिजनन शकुंतला का जो रेफरेंस है ना वो भी दीजिएगा, वो बहुत स्कोरिंग है। अब यूनिट 2 पे हम चलते हैं। यूनिट 2 जो है ना आपके कालिदास के बारे में, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कालिदास के मेजर वर्क्स अबाउट कालिदास एंड उसकी राइटिंग स्टाइल्स। तो कालिदास जो है ना वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट हैं एंड ड्रामेटिस्ट है और उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कालिदास संस्कृत पोइट हैं और ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामास लिखते हैं और पोइट्रीज लिखते हैं संस्कृत में और उनको कंसीडर किया जाता है एज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब इतना खूबसूरत लिखा करते थे वो शेक्सपियर जितना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उनका वर्क, कौन कौन उनके वर्क में हमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है लव फॉर नेचर, ठीक है, ह्यूमन इमोशंस, आइडियल करेक्टर्स, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ये जो है ना उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है। और उनका जो मेजर वर्क्स है ना वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला मेजर वर्क में बताया हुआ प्लेस के बारे में। प्लेस जो आपके कोर्स में भी दे रखा है अभिजनन शकुंतला, ठीक है।
और जो है उन्होंने लिखा है मालवी मालवी द्विमित्रम, ठीक है, मालविका द्विमित्रम एंड विक्रमोर्वशीयम। और पोइट्री कौन कौन सी है उनकी? मेघदूत, रघुवंशा और कुमार संभवा, ठीक है। ये कुछ उनके मेजर पोइट्री एंड प्लेस हैं जो आपको एग्ज़ाम में मेंशन करनी है। देन फीचर्स ऑफ कालिदास राइटिंग। कालिदास राइटिंग के क्या क्या फ़ीचर्स हैं? तो सबसे पहला फ़ीचर तो यही है कि वो नेचर का एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उनके वर्क में मोस्टली लव फॉर नेचर शो होता है, ठीक है। दूसरा, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड इमेजिनेशन, ठीक है। वो किस तरीके से इमोशन और इमेजिनेशन के बीच में बैलेंस रख के चलते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ यूजेस ऑफ सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म का काफ़ी यूज़ करते हैं, जो आपको अभिनव शकुंतला जो प्ले है उसके अंदर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने सिम्बोलिज़म का यूज़ किया है। सो एग्ज़ाम फोकस में सबसे मोस्टली यही है कि आपको कालिदास एज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको कालिदास के बारे में बताना है, अबाउट कालिदास लिखना है, उनके वर्क में क्या चीज़ें शो होती हैं वो लिखेंगे, उनके मेजर वर्क्स लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दीजिएगा एंड देन आप उसमें लिखेंगे उनके राइटिंग फीचर्स के बारे में, ठीक है। और उन्हीं राइटिंग फीचर्स को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिएगा एंड ट्राई टू यूज़ अभिज्ञान शकुंतला रेफरेंसेस एज वेल। अब यूनिट नंबर 3 में आपका बताया हुआ है अभिज्ञान शकुंतला टेक्सचुअल एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम अभिज्ञान शकुंतला के एक्ट को पढ़ेंगे, प्लेस को पढ़ेंगे जो एक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका टाइटल मीनिंग समझ लेते हैं पहले। ये जो अभिजना है ना, इसका मतलब है रिकॉग्निशन और रिमेम्बरिंग, ठीक है। ये प्ले जो है पूरा का पूरा रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला पे ही डिपेंड है, और ये रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला कौन करते हैं? किंग दुष्यंत, ठीक है। सो मोस्टली आपकी जो स्टोरी है ना प्ले की, वो 7 एक्ट्स में डिवाइडेड है, जो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। एक्ट 1 में क्या होता है? किंग दुष्यंत मीट शकुंतला इन सेज कनवास हर्मिटेज, दे फॉल इन लव। एक्ट 1 में किंग दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं सेज कनवास के हर्मिटेज में, और इवेंचुअली दे बोथ फॉल इन लव विथ ईच अदर। अब शकुंतला कौन थी? शकुंतला इज़ द डॉटर ऑफ सेज विश्वामित्रा एंड मेनका, ठीक है, जिनको सेज कनवा के हर्मिटेज में पाला गया, और कनवा ने ही जो है उनका देख रेख किया, किसका? शकुंतला का, ठीक है। शकुंतला जो है अपने चाइल्डहुड में काफ़ी सिंपल एंड पीसफुल लाइफ जो है उसने जी, और काफ़ी नेचर से कनेक्टेड रही थी, और वो मैच्योर होने तक जो है वो अपनी इसी साधारण लाइफ को, सिंपल सी और पीसफुल लाइफ को जीती रही। अब होता क्या है, वो एक दिन किंग दुष्यंत से मिलती है, और देन किंग दुष्यंता एंड शकुंतला दे बोथ फॉल इन लव विथ ईच अदर। एक्ट नंबर 2 एंड 3 में क्या होता है? दे मैरी थ्रू गंधर्वा मैरिज। अब गंधर्वा मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ अ मैरिज ऑन म्यूचुअल लव एंड कंसेंट, ठीक है। तो इस गंधर्वा मैरिज के तहत वो दोनों शादी कर लेते हैं। देन दुष्यंता गिव शकुंतला अ रिंग एज अ सिंबल ऑफ लव। अब होता क्या है कि जो दुष्यंत है ना, उनको अपने किंगडम जाना पड़ता है, क्योंकि उनके कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी थी फॉर हिज किंगडम्स एज वेल, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, लव एंड द मॉरल ड्यूटीज़। तो दुष्यंत जो है शकुंतला को अपनी एक रॉयल रिंग जो है वो दे देती हैं एज अ सिंबल ऑफ लव। अब एक्ट नंबर 4 में क्या होता है कि सेज दुर्वासा कर्सेस शकुंतला बिकॉज शी इग्नोर्स हिम। दुष्यंत्या फॉरगेट्स शकुंतला ड्यू टू द कर्स। द रिंग बिकम्स द सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। अब होता क्या है कि जब सेज दुर्वासा आते हैं हर्मिटेज में, ठीक है, तो शकुंतला क्या होती है, उनको वेलकम करना भूल जाती है। भूल क्यों जाती है वो? क्योंकि वो दुष्यंता की मेमोरीज़ में खोई हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो सेज दुर्वासा थे उनको गुस्सा आ जाता है, और वो शकुंतला को कर्स दे देते हैं कि जो दुष्यंत है ना तुम्हें भूल जाएगा।
और ऐसा ही होता है, दुष्यंत जो है ना शकुंतला को भूल जाता है इस कर्ज के कारण, और जो रिंग है वो सिंबल बन जाती है रिकॉग्निशन का। जब शकुंतला दुर्वासा से माफ़ी मांग लेती है और काफ़ी रिग्रेट करती है कि जो उससे हुआ वो गलत था, तो दुर्वासा जो है उस कर्ज को रिड्यूस कर देते हैं और कहते हैं ये जो रिंग है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिंग वो तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, अगर तुम उसको ये रिंग शो करोगे तो यहाँ पे रिंग जो है वो सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन भी बन जाता है। नाउ इन एक्ट नंबर 5 and 6 शकुंतला लॉसेस द रिंग वाइल ट्रैवलिंग, दुष्यंता रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर। अब शकुंतला डिसाइड करती है दैट शी विल गो टू मीट किंग दुष्यंता। तो वो रिवर क्रॉस करके जा रही होती है और उसी के दौरान क्या होता है, उसकी जो रिंग है ना वो खो जाती है उससे। सो जब वो वहाँ पहुँचती है दुष्यंत के राज्य में, तो कोर्ट में पहुँचती है वहाँ पे, ठीक है, तो वो वहाँ पे कोर्ट में देख के शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। क्योंकि दुष्यंत की जो मेमोरी है ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि दुर्वासा ने उनको कर्ज दिया था, ठीक है, इसी कारण जो है दुष्यंत की मेमोरी लॉस हो गई है। शकुंतला को काफ़ी बुरा लगता है इस चीज़ का, ठीक है, वो काफ़ी हर्ट होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब लेटर ऑन क्या होता है, फिशरमैन ना वो रिंग फाइंड कर लेता है एंड दुष्यंत को ला के दे देता है। दुष्यंत को सब याद आ जाता है। देन आफ्टर मैनी ईयर्स दुष्यंत और शकुंतला जो है रीयूनाइट करते हैं अपने सन भरत के साथ, ओके, एक साथ हो जाते हैं वो आखिरी में। अब मेजर थीम्स क्या थी इसकी अगर हम बात करें तो मेजर थीम्स हमें देखने को मिली लव एंड सेपरेशन की, कि किस तरीके से जो है दुष्यंत एंड शकुंतला दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड हाउ दे आर सेपरेटेड। एंड सेकेंड इज़ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। नेचर एंड ह्यूमन लाइफ को हमने एनालाइज किया, ठीक है, रोल प्ले ऑफ नेचर इन ह्यूमन लाइफ एंड मेमोरी एंड आइडेंटिटी हमें देखने को मिला, क्योंकि एक जो रिंग है वो किस तरीके से सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन बन जाती है। देन हमने देखा फेट एंड डेस्टिनी के बारे में कि जो सेज दुर्वासा है वो किस तरीके से जो उनका कर्स है, ठीक है, वो फेट बन के शामिल होता है और शकुंतला जो है क्या क्या एक्सपीरियंसेस करती है, ठीक है। एंड देन डेस्टिनी भी शो करता है कि उनकी जो डेस्टिनी थी आफ्टर ऑल इन द एंड वो दोनों यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है, उनका रीयूनियन हो जाता है। फॉरगिवनेस एंड रीयूनियन भी इसकी एक थीम है। फॉरगिवनेस जैसे कि जो दुर्वासा है शकुंतला को माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं फॉर हर इग्नोरेंस। तो उसके बाद दुष्यंत जो है, दुष्यंत को भी जो शकुंतला है वो फॉरगिव कर देती है कि उसने वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया शकुंतला को, ठीक है, और रिंग की वजह से ही वो रिकॉग्नाइज़ कर पाए। तो आखिरी में भी क्या होता है, फिर उनका रीयूनियन हो जाता है। सो यू हैव टू elaborate all these points in the major things, okay। अब एग्ज़ाम में आपका प्लॉट समरी आ जाती है और थीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है इस यूनिट से। तो नाउ यूनिट नंबर 4 में बताया है, कैरेक्टर एनालाइज किया हुआ है और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बताया हुआ है। तो इस कहानी का पहला कैरेक्टर थी शकुंतला। शकुंतला जो है सिंबल मानी जाती है ब्यूटी, इनोसेंस एंड प्योरिटी का, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत भी थी, इनोसेंट भी थी एंड प्योरिटी का, ठीक है, सिंपल साधारण लाइफ जो थी वो अपनी जीती थी वो, ठीक है, हर जो सेज कन्वा थे उनके हर्मिटेज में। कनेक्टेड विद नेचर, वो बचपन से ही जो है नेचर के साथ काफ़ी कनेक्टेड थी। और रिप्रेजेंट आइडियल वुमेनहुड, एक आइडियल वुमेनहुड को भी वो क्या करती है शकुंतला रिप्रेजेंट करती है। हर जर्नी शोज़ ग्रोथ फ्रॉम इनोसेंस टू मेच्योरिटी, और उसकी जर्नी शो करती है कि किस तरीके से वो एक इनोसेंट चाइल्ड से किस तरह वो मेच्योर गर्ल बन जाती है एंड क्या क्या उसके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसको मेच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। देन दुष्यंत के बारे में बताया हुआ है जो एक पावरफुल किंग है लेकिन इमोशनली वीक है। वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन ड्यूटी एंड लव, जब उनको
शकुंतला मीन्स अपने लव को छोड़ के अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। सो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि किस तरीके से ह्यूमन जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ड्यूटी और लव के बीच में। और दुष्यंत जो है ना उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी आफ्टर सेपरेशन। जब उनका शकुंतला के साथ सेपरेशन हो जाता है तो वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाते हैं फॉर हिज किंगडम। कन्वा के बारे में इसमें बताया हुआ है, जो शकुंतला के फॉस्टर फादर हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं विजडम, काइंडनेस एंड मॉरल वैल्यूज़ को, क्योंकि इन्होंने ही शकुंतला की देख रेख किया था। बचपन से इन्होंने ही शकुंतला को पाला था अपने हर्मिटेज में। तो एक तरह से जो कन्वा हैं वो काफ़ी वाइज थे, काइंड भी थे और मॉरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते थे। अगला इसमें है दुर्वासा। ये रिप्रेजेंट करते हैं रोल ऑफ फेट को। ठीक है, इनका जो कर्स है उसने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, बट एंड में क्या होता है, रिकॉग्निशन भी मिल जाती है शकुंतला को। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अगर इसका देखें, क्रिटिकली अगर हम इसको एनालाइज करें तो सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा नेचर इन द प्ले। ठीक है, कि नेचर का क्या रोल था प्ले के अंदर। तो नेचर जो है ना वो सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि ये हम इमोशंस को भी बताता है। ठीक है, इमोशंस ऑफ ह्यूमंस। हर्मिटेज रिप्रेजेंट करता है पीस एंड प्योरिटी को। ठीक है, हर्मिटेज जो है वो पीस एंड प्योरिटी, क्योंकि वो नेचर के इर्द गिर्द बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे कितनी शांति है। जो नेचर में प्योरिटी होती है ना, सेम आपको हर्मिटेज में भी वो प्योरिटी एंड पीस देखने को मिल सकता है। कोर्ट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पावर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देन इसमें हमें फेमिनिस्ट रीडिंग भी देखने को मिली। फेमिनिस्ट रीडिंग इन द सेंस कि जो शकुंतला है ना वो काफ़ी स्ट्रगल करती है, सफ़र करती है पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्टेंस ही उसकी जो है ना वो रिकॉग्निशन पे डिपेंड हो जाती है। ये मीन्स अगर उसका कोई मैन उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो ही उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी, अदरवाइज़ उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो एक तरह से हमें फेमिनिस्ट रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें इसको देखने को मिला। इसके अंदर रोमांटिक एलिमेंट्स भी थे, जैसे कि दुष्यंत एंड शकुंतला का जो लव है काफ़ी आइडियलाइज्ड है। ठीक है, उनका जो सेपरेशन हो जाता है तो किस तरीके से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, लव काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो ब्लॉक 1 है वो कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक 1 में आपको यही सब चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, जो ब्लॉक 1 में से मोस्टली पूछे जा सकते हैं, वो हैं डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रस इन इंडियन एस्थेटिक। तो रस के बारे में आपको बताना है, रस थ्योरी बतानी है आपको। पहले तो बता देंगे आप रस क्या होता है, मीनिंग ऑफ रस। दैन रस थ्योरी किसने प्रपोज की थी, भरत ने, है ना, भरत मुनि किसमें करी थी, नाट्य शास्त्र में। ठीक है, उसके बाद आप नव रस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। देन पूछा गया है कि कालिदास की कंट्रीब्यूशन क्या थी संस्कृत लिटरेचर के अंदर। तो आप इसमें कालिदास के बारे में बताओगे, उनके जो वर्क है उसमें क्या शो होता है। ठीक है, और किस तरीके से जो कालिदास हैं उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, फीचर्स बताएंगे उसका, और उनके कुछ मेजर वर्क्स बता देंगे। ठीक है, राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अभिजना शकुंतला। अभिजना शकुंतला का क्रिटिकल एनालाइज मतलब आपको यहाँ पे प्लॉट समरी विथ थीम जो है आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। दैन शकुंतला एज द सेंट्रल करेक्टर डिस्कस करना है। शकुंतला का करेक्टर एनालिसिस आपको प्रोवाइड करना है विद रेफरेंस टू द अभिजना शकुंतला। एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचर इन द प्ले। ठीक है, रोल ऑफ नेचर हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में भी इसको देख चुके हैं, तो आपको ये रोल ऑफ नेचर क्या रहा पूरी कहानी में वो भी एक्सप्लेन करना है। और आखिरी में आपको लव एंड सेपरेशन की जो थीम है वो भी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप अगर इस कोर्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एज वेल। उस नोट्स में आपको डिटेल
जो समरी है ना, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे समझाई है पॉइंट्स वाइज, आपको वैसे ही मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, तो नोट्स के अंदर आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। कैसे अपने आंसर को आप फ्रेम करेंगे फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो इस ब्लॉग को हम यहीं पे अभी क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ब्लॉग नंबर 2 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।